आज हम पढ़ेंगे पादपों में परिवहन किस प्रकार होता है, प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार होता है। तो प्लांट्स में मुख्यतः दो प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन होता है। पहला ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन होता है किसका, जल का, और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन होता है किसका, भोजन का। किसके रूप में, सुक्रोज के रूप में। इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि पौधा भोजन कहाँ से लेता है। प्लांट्स जो है अपना भोजन पत्तियों के द्वारा सनलाइट लेकर के वहाँ से बनाता है और पत्तियों के अंदर भोजन बनता है। अब जो लीव्स के अंदर भोजन है, क्या कोशिकाएं अकेले लीव्स में ही हैं, पत्तियों में ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब जो पत्तियों में भोजन है उसको जाना पड़ेगा कहाँ, शरीर के हर हिस्से में। और पत्तियों से भोजन शरीर के हर हिस्से में कैसे जाएगा, तो यहाँ से भोजन जाता है नीचे की तरफ, जड़ों तक भी, क्योंकि कोशिकाएं जड़ों में भी हैं। और जैसे यहाँ कोई पत्ती है तो यहाँ से फिर ऊपर की तरफ भी जाता है। यानी कि जो भोजन का परिवहन है वो पौधे में ऊपर की तरफ भी होता है और नीचे की तरफ भी। और भोजन का परिवहन करता कौन है, फ्लोएम करता है। तो फ्लोएम में परिवहन दोनों तरफ होता है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, यानी कि अधोमुखी भी नीचे की तरफ और ऊपरी मुखी भी यानी कि ऊपर की तरफ भी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली डाउनवर्ड और वर्टिकली अपवर्ड भी। दूसरा है जल का परिवहन। आपने ये पढ़ा था कि पौधे जो हैं वो पानी अवशोषित करते हैं मिट्टी से। अब पौधे को ज़्यादातर पोषक तत्व कहाँ से मिलते हैं, पौधे को ज़्यादातर पोषक तत्व मिलते हैं मिट्टी से। अब मिट्टी से पोषक तत्व जो होगा वो कैसे आएगा पौधे में, वो पानी के साथ अवशोषित करता है पौधा। अब समझने वाली बात यह है कि पानी से जो पोषक तत्व लेना है उसने, यानी कि वो मिट्टी के साथ जो पोषक तत्व पड़ा है वो पानी के द्वारा लेगा, पानी के साथ मिला करके लेगा, तो वो किस प्रकार से पानी का अवशोषण करेगा। अब अगर बात करें छोटे पौधों की, कि एक छोटा सा पौधा है भाई जो अभी ज़मीन से निकला ही है, तो इसमें क्या है कि जहाँ जड़ें हैं वहाँ से पत्तियों की दूरी जो है वो बहुत कम है, कुछ सेंटीमीटर, कुछ मिलीमीटर, या थोड़ा और बड़ा लें रूप आपा तो 10-15 सेंटीमीटर कर लो। तो वहाँ पर क्या है कि पौधे के तने के अंदर जो छोटी छोटी पाइपें हैं उनसे पानी सीधा ही पहुँच सकता है। यानी कि ये साधारण विसरण द्वारा इसका काम चल जाएगा छोटी दूरियों तक जब हमने पानी को पहुँचाना हो तो। परंतु यदि दूरी ज़्यादा है, अगर दूरी है ज़्यादा, तो ज़्यादा दूरी है, जैसे इस पेड़ की बात करें जो आपके यहाँ दिखाया हुआ है, तो ज़मीन से पता नहीं कितने फीट ऊपर तक पानी इसको पहुँचाना है। तो ज़्यादा दूरी तक हम बिना किसी पंपिंग सिस्टम के, बिना किसी दाब के पानी को ऊपर तक नहीं पहुँचा सकते। तो फिर यहाँ पौधों में ऐसा क्या होता होगा कि जिसकी वजह से पानी इतना ऊपर तक पहुँच जाता है। अगर बात करें छोटे पौधों की, तो उनमें पानी साधारण विसरण या कैपिलरी एक्शन से पहुंच जाता है। जैसे आप पानी के अंदर कोई पाइप को छोड़ दें सीधा खड़ा करके, तो उस पाइप में कुछ दूरी तक पानी वैसे ही पहुंच जाता है। तो छोटे पौधों में जो छोटे छोटे हर्ब्स हैं, उनकी जब उगने की अवस्था होती है, जब नया सैपलिंग निकलता है, नया अंकुरण निकलता है, तो उसमें तो पानी वैसे पहुँच जाता है। परंतु बड़े पौधों में कैसे पहुँचता होगा, तो उसको आप दर बाय दर समझेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि मिट्टी के अंदर जो जड़ें हैं, पौधे की मिट्टी के अंदर जो ये जड़ें हैं, ये जड़ें जो आपको दिख रही हैं ऐसे, इन जड़ों के अंदर मिट्टी से आयन आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, आयन। आयन का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जो पार्टिकल्स हैं, सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, क्लोरीन नेगेटिव है, सोडियम पॉजिटिव है, पोटेशियम के पॉजिटिव है, जो मिट्टी के अंदर पड़े होते हैं। सबसे पहले जड़ों के द्वारा आयनों का अवशोषण किया जाता है, और जैसे ही जड़ों में आयनों की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जैसे ये जड़ थी इसमें आयन ज़्यादा हो गए, तो आयनों की सांद्रता बढ़ गई। चारों तरफ मिट्टी है, मिट्टी में आयनों की मात्रा क्या है, कम है। तो इस आयन के सांद्रण की जो डिफरेंस पैदा हुआ, मिट्टी में कम और जड़ में ज़्यादा, ध्यान देना, यहाँ ऊपर तना हो गया। तो इस जड़ के अंदर
आयन ज़्यादा है और मिट्टी में आयन कम है, तो इसकी वजह से मिट्टी के अंदर जो पानी है वो स्वतः ही विसरण के द्वारा किस में पहुंच जाता है, जड़ में पहुंच जाता है, जाइलम में पहुंच गया। सबसे पहले क्या हुआ, जड़ों में आयनों की मात्रा बढ़ गई और आयनों की मात्रा बढ़ने की वजह से कंसंट्रेशन में फर्क आया और कंसंट्रेशन में फर्क आने की वजह से आसपास से पानी जड़ के अंदर चला गया। ये जो पानी जड़ की तरफ जा रहा है ये आगे पड़े पानी को धक्का मारेगा और कुछ दूरी तक पानी को ऊपर तक पहुंचा देगा, एक कॉलम बना देगा। पानी जैसे पाइप के अंदर भरा हुआ पानी होता है ना, वो कॉलम होता है, तो ऐसे ही जाइलम के अंदर भी पानी कुछ दूरी तक ऊपर तक भर जाएगा। तो क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, जड़ में आयनों की मात्रा बढ़ी। फिर क्या हुआ, आयनों की सांद्रता में फर्क आने की वजह से मिट्टी में आसपास पड़ा पानी जड़ के अंदर चला गया। उसके बाद क्या हुआ, कुछ दूरी तक, कुछ ऊंचाई तक पानी इस पानी के दाब की वजह से ऊपर चला गया। और ये जो दाब है कहाँ लग रहा है, जड़ में लग रहा है, यानी कि पौधे की मूल में लग रहा है। तो इस दाब को आप कहेंगे क्या, मूल दाब। ध्यान देना, यहाँ दो फैक्टर काम करेंगे पानी को ऊपर पहुंचाने के लिए। रूट प्रेशर, तो रूट में, जड़ में जो ये पानी जा रहा है अंदर, ये हो गया क्या, मूल दाब। पर ये मूल दाब, क्या पानी इतना तेजी से ऊपर जाएगा कि पौधे में पता नहीं 100 फुट तक पानी को ऊपर पहुंचा देगा? यानी कि बहुत ज्यादा ऊंचाई होती है कुछ पेड़ों की, क्या उतना ऊपर पहुंचा देगा? तो अकेला मूल दाब ऐसा नहीं कर सकता। ये मूल दाब तो क्या कर रहा है, पीछे से धक्का लगा रहा है पानी को ऊपर चढ़ने के लिए, पर ये इतना ऊपर नहीं पहुंचा पाएगा। तो यहां एक चीज और काम करती है, वो चीज क्या है, दूसरा जो फैक्टर है, पहला फैक्टर हो गया मूल दाब, दूसरा जो फैक्टर यहां काम करता है वो है पत्तियों से पानी का निकलना, जिसको आप ट्रांसपिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन, वाष्प का उत्सर्जन होना पत्तियों से, पानी का निकलना पत्तियों से, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो बेटा आपने दीपक के बारे में पढ़ा होगा कि जो दिया होता है उसके अंदर क्या होता है, दीपक के अंदर क्या होता है, तेल होता है और उसमें एक बत्ती होती है जो रुई की बनी होती है। रुई के अंदर छोटी छोटी कैपिलरीज बन जाती हैं, जिससे कुछ मात्रा में तो तेल जो है वो रुई में, यानी कि जो बाती है उस बाती में चला जाता है, ऊपर तक पहुंच जाता है। हम उसको पूरा पानी से तेल से भिगो लेते हैं। जब हम उसको जलाते हैं तो उसकी जो लो है वो क्या करती है, ऊपर जो तेल है या घी है उसको कम कर देती है, उसको जला देती है, तो वहाँ कमी आ जाती है। उसमें कमी आने की वजह से वो पीछे से तेल को खींचता है और यहाँ पर कमी आ जाएगी, फिर यहाँ से नीचे से वो तेल को खींचेगा। इस प्रकार जैसे जैसे ऊपर तेल खत्म होता जाता है, जो बाती है वो नीचे से खींचती जाती है। इसी प्रकार पौधे की पत्तियों में भी होता है। क्या होता है पौधे की पत्तियों में, जैसे ये पेड़ है, ये इसकी पत्ती है ना, ये तने के साथ जुड़ी हुई। अब नीचे से पानी पहुंच गया यहां तक, यहां तक पानी कुछ मात्रा में पहुंच गया, छोटी जो नीचे वाली पत्तियां हैं। अब पत्ती के यहाँ से क्या हो रहा है, स्टोमेटा है पत्ती में, तो वहाँ से क्या निकल रहा है, पानी बाहर इन्वायरमेंट में जा रहा है, वाष्पोत्सर्जन हो रहा है। तो इस जगह पानी की कमी आ गई यहाँ। इस कमी को पूरा करने के लिए ये पत्ती के बीच में जो मिडरिब होती है वहाँ से पानी लेगा ये स्थान, और वहाँ से जब पानी लेगा तो यहाँ पानी की कमी आएगी, और जब यहाँ पानी की कमी आएगी इस जगह, तो ये पानी कहाँ से खींचेगा, पीछे से, जाइलम से। जब यहाँ कमी हो जाएगी तो ये पानी खींचेगा यहाँ से, यहाँ कमी हो जाएगी तो पानी खींचा जाएगा नीचे से। यानी कि जैसे जैसे पत्ती से पानी बाहर निकलता जाएगा वो अपनी साथ वाली जगह से पानी ऊपर खींचता जाएगा, और एक और चीज यहाँ, एक और धक्का काम करेगा जो पानी को ऊपर खींच रहा है। दो बातें यहाँ आपको बताई कि एक तो जो जड़ में लग रहा है वो क्या है, मूल दाब, रूट प्रेशर,
जो पानी को ऊपर धकेल रहा है, कुछ दूरी तक पहुंचा रहा है। और दूसरा जो यहाँ से लग रहा है पानी के लॉस की वजह से वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ट्रांसपिरेशन पुल, वाष्पोत्सर्जन का खिंचाव, यानी कि एक प्रकार से चूषण उत्पन्न होता है। यहाँ चूषण का मतलब जैसे आप कोल्ड ड्रिंक को स्ट्रा डाल करके स्ट्रा में ऊपर से चूसते हो तो कोल्ड ड्रिंक अपने आप पाइप में आती जाती है, तो उसी प्रकार ये ट्रांसपिरेशन क्या कर रहा है, यहाँ से इस कोल्ड ड्रिंक को खींच रहा है, यानी कि इस पानी को खींच रहा है, चूषण कर रहा है। इस चूषण की वजह से पानी ऊपर चढ़ेगा। तो इन दो फैक्टर की वजह से पानी जो है वो पौधे में ऊपर तक पहुंच जाता है। कैसे पहुंच जाता है? सबसे पहले तरतीब वाइज बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? सबसे पहले जड़ों में आयन का अवशोषण होगा बिना किसी एनर्जी के, आयन आएंगे, आयनों का अवशोषण। फिर उसकी वजह से क्या होगा? जड़ के जाइलम में पानी जाएगा सांद्रता में परिवर्तन की वजह से। फिर क्या होगा? मूल दाब लगेगा जो पानी को कुछ मात्रा में ऊपर पहुंचा देगा। फिर क्या होगा? इसी दौरान जो वाष्पोत्सर्जन है उसकी वजह से, पानी के लॉस की वजह से चूषण उत्पन्न होगा और वो चूषण पानी को ऊपर खींचेगा। और दोनों चीजें मिलकर के कौन कौन? एक तो मूल दाब जो यहाँ है और एक क्या? वाष्पोत्सर्जन का चूषण। दोनों मिलकर के पानी को पौधे में ऊपर तक पहुंचा देते हैं। तो ये हुआ जल का परिवहन। और इस पानी के अंदर घुले हुए जो मिनरल्स हैं, खनिज पदार्थ हैं, वो भी पौधे में ऊपर की तरफ पहुंच जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हरियाणा बोर्ड में, आपने इसको बहुत शानदार तरीके से याद करना है। ये इस तरीके से आप पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। और एनसीईआरटी में भी ये सारा दिया हुआ है, जो मैं बता देता हूँ कहाँ दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है इस जगह कि जड़ों, ये लिखा है जड़ों की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में होती है, ये आयन प्राप्त करती है, अंतर उत्पन्न होता है, जड़ से जल में प्रवेश कर जाता है और ऊपर की तरफ धकेला जाता है। ये हो गया मूल दाब। ठीक है, इतने पैराग्राफ में। और दूसरा जो ट्रांसपिरेशन पुल है, जो चूषण है, उसके बारे में ये बता रहा है। यहाँ ये कह रहा है कि रंध्र के द्वारा जो हानि होगी, प्रतिस्थापन पत्तियों के द्वारा जाइलम, यानी कि रंध्र के द्वारा जो पानी बाहर निकल गया उसकी जगह कौन लेगा? पत्तियों में जाइलम वाहिकाओं के द्वारा पानी जाएगा। ये दिखा रखे हैं, जल वाष्प जा रहे हैं, नीचे से पानी आ रहा है, ऐसे चला जा रहा है, तो यह खींचता है और ये वाष्पोत्सर्जन है। कई बार वाष्पोत्सर्जन के, एक बार हरियाणा बोर्ड में प्रश्न आया, वाष्पोत्सर्जन के फायदे बताओ, क्या फायदे हैं? तो पहला फायदा है ये पौधे के तापमान को नियंत्रित करता है। दूसरा फायदा है ये पानी को ऊपर तक पहुंचाने में मदद करता है। ये यहाँ लिखे हैं सारे फायदे इस पैराग्राफ में। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लेंगे। और इस प्रकार ये ऊपर तक पहुंचा देता है। तो अब मूल दाब कब काम करेगा? देखो, ट्रांसपिरेशन कब होगा? पौधे में रंध्र छिद्र कब काम करेंगे? दिन के समय, ज्यादातर पौधों में। तो जो ट्रांसपिरेशन पुल है, जो ऊपर वाला जो चूषण है, वो तो दिन में मुख्य रूप से काम करेगा। दिन में पानी जो ऊपर पहुंचता है पौधे में, वो ट्रांसपिरेशन की वजह से ज्यादा काम दोनों करते हैं, पर ज्यादा काम कौन करता है? ये ऊपर वाला जलवाष्प के निकलने की वजह से। तो जल के वहन में दिन में जब रंध्र खुले हैं तो वाष्पोत्सर्जन कर्षण कहते हैं इसको, चूषण को, ये गति के लिए प्रेरक बल है। और रात में ऊपर से वाष्पोत्सर्जन तो कम हो रहा है, ये तो कम हो गया, यानी कि वाष्पोत्सर्जन कर्षण तो कम हो गया, तो रात में मूल दाब जो रूट का प्रेशर है वो मुख्य काम करेगा। तो दोनों फैक्टर में ज़्यादा काम, दिन में ज़्यादा काम वाष्पोत्सर्जन कर्षण यानी कि ट्रांसपिरेशन पुल करता है, और रात को ज़्यादा काम रूट प्रेशर करता है यानी कि मूल दाब करता है, और जल जो है वो ऊपर तक खनिज पदार्थों के साथ पहुंच जाता है। ये था आज के लिए, धन्यवाद।